अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग जीएससी 101 का लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एसिड और बेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास आता है एहेनिस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एहेनिस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड है वो प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव आयन, जो कि डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो हम इसके एग्जांपल देखें तो HCl HNO3, यानी HCl को हम रिएक्ट करें तो H पॉजिटिव आयन वो क्रिएट करता है और वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर क्लोरीन को अलग करके। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो बेस के अब हम देखें तो एसिड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि H पॉजिटिव को आयन को कंटेन करता है, प्रोड्यूस करता है और फिर वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। अब देखिए तो बेस वो सब्सटेंस है जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है जब वो डिसॉल्व होता है पानी के अंदर। इसमें हम बात करते हैं NaOH की और KOH की। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, याद रखिएगा। और ये जो कैंसिल करने का प्रोसेस होता है ये न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। न्यूट्रलाइजेशन जो होता है इस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बन जाते हैं। HCl को हमने NaOH के साथ किया, यानी कि रिएक्ट किया। HCl क्या था, एसिड। NaOH क्या है, बेस है। NaCl क्रिएट हुआ यानी सॉल्ट बन गया और H2O बन गया यानी कि वाटर। अब कुछ बेसिस हैं और उनके यूजेस हम देख लेते हैं। अमोनिया NH3 एक बेस है, ये प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर के अंदर आती है। अमोनियम आ गए, नाइट्रेट सॉल्ट्स आ गए, इसमें हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। हम इसमें देखते हैं कि न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा एसिड को। इसमें लिखा जाता है कि ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम देखें तो मैन्युफैक्चर जो होता है ना, इसमें मैन्युफैक्चर जो होता है वो कंपाउंड्स को क्रिएट करता है और गैस्ट्रिक मेडिसिन में यूज़ की जाती हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल्स के, तो इसमें ये क्या काम करता है, बेस ये सीमेंट बनाता है, लाइम वाटर बनाता है, ये एसिडिटी ऑफ सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस सेवेज ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत पड़ता है इसका। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे हम सोप बनाते हैं, डिटर्जेंट बनाते हैं और क्लीनर बनाते हैं। फिर है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट से देखें तो एसिड क्या है, ये एक प्रोटॉन डोनर है और बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। एसिड बेस का जब रिएक्शन होता है तो दोनों जो होते हैं जब ये रिएक्ट करते हैं ना, तो एक सेट क्रिएट होता है एसिड का और एक बेस का। इसे हम कहते हैं कि डी कंजुगेट था एसिड और बेस, यानी कि HCl को हमने रिएक्ट किया वाटर के साथ, H3O पॉजिटिव हुआ प्लस Cl नेगेटिव आ गया। तो H3O पॉजिटिव हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोनियम आयन होता है और ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये कंजुगेट आयन है या कंजुगेट एसिड है। Cl क्या है, ये कंजुगेट बेस कहलाता है। फर्दर रिएक्शन ये कहते हैं Al को HCl से रिएक्ट किया था, AlCl3 बना था और H2 बन गया था। एसिड बेस रिएक्शन अगर हम देखें ना तो NaOH को हमने रिएक्ट किया HNO3 के साथ, तो क्या बना, NaONO3 प्लस H2O। एसिड बेस स्ट्रेंथ, अब देखिए अगर हम एहेनिस से डेफिनेशंस देखते हैं तो एसिड जो है वो उसमें देखें तो वो H पॉजिटिव आयन को फिनिश करेगा और बेस जो होगी वो OH नेगेटिव करेगी इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि HCl हमने बात की और H प्लस Cl बन गया। जितने एसिड्स होते हैं ना या जितने बेस होते हैं वो इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस जो होती है वो एस्टिमेट की जाती है विद द नंबर ऑफ पैरामीटर, जैसे कि जिस तरह हम देखते हैं उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। जब हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या, इसमें हम देखते हैं कि कितना फास्ट एसिड और बेस जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, वो डिसोसिएट कर रहा है आयनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। जब हमने उसमें पानी डाला हम देखें कितने वो आयन क्रिएट कर रहा है। इसकी अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो इसकी रेशियो आएगी हमारे पास कुछ इस तरह के, नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स टेकन, तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बन जाती है। हायर डिग्री होगी एसिड और बेस की तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रॉन्ग है। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना वो 1 होती है। फिर जी हम परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं तो परसेंटेज डिग्री जो है ये ऑब्टेन की जाती है बाय मल्टीप्लाइंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय 100। डिवाइड किया
देन उसे मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस जो होता है उनका 100% डिसोसिएट लाइक मिलता है वाटर के अंदर। जो वीक एसिड और बेस होते हैं ना वो 100% डिसोसिएट नहीं देते। HCl, HNO3, NaOH, KOH ये सारे जो है ये 100% प्रोवाइड करेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। जो CH3COOH है ये हमें 1.5 प्रोवाइड करेगा। NH4OH जो है वो अगेन 1.4 डिसोसिएशन शो करेगा। फिर है जी कांस्टेंट Ka और Kb। अब देखिए लोरी बॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो उसने कहा था कि एसिड जो है वो प्रोटॉन है और बेस जो है वो लाइक एक्सेप्ट एसिड प्रोटॉन डोनर है और बेस एक्सेप्टर है प्रोटॉन की। तो इस तरह देखें तो H जो है वो पानी के अंदर रिएक्ट करेगा तो वो H3O पॉजिटिव बनाएगा। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम देखें रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो A नेगेटिव होगा, H3O होगा डिवाइड बाय HA H2O। ये आपको सिंपल फार्मूला इसका याद रखना होगा। ये आपके एमसीक्यूज में आ जाता है यानी आपको ज़हन-नशीं रखना होगा। वाटर जो होता है उसमें अगर देखें तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पाई जाती है, वो लार्ज अमाउंट में पाई जाती है। प्रोडक्ट KC होता है जिसमें देखें तो H2O होगा। H2O जो है वो कांस्टेंट है और इसे हम कहते हैं ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है और उसका सिंबल होता है Ka। Ka है हमारे पास। अब देखिए हमने यहाँ से H2O को रिमूव कर दिया और यहाँ ऊपर O पॉजिटिव यानी H2O दोनों तरफ से निकाल दिया गया। तो हमारे पास क्या बचा AHHA। स्ट्रॉन्ग एसिड जी आपके पास क्या क्या है HCl हो गया, HNO3 हो गया। इनके पास लार्ज वैल्यू होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट की। वीक एसिड जो होते हैं उनके पास स्मॉल वैल्यू होती है Ka की। जैसे CH3COOH है इसमें 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ है, -5 में जा रहे हैं हम क्योंकि ये वीक है। HCN है 4.9 मल्टीप्लाई 10⁻−10। H2O 10⁻1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−14। अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया था कि उसने कहा था कि जो प्रोटॉन है एसिड है वो प्रोटॉन डोनर है, बेस क्या है वो एक्सेप्टर है। तो बेस की अगर हम देखें तो आपको वाटर से रिएक्ट रहेंगे B+H2 कोई भी बेस वाटर से रिएक्ट करेगी BH पॉजिटिव आयन बनाएगी और OH नेगेटिव बना देगी। इसका pH POH जो है वो भी देखा जाता है। प्योर वाटर जो होता है ना उसमें हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7% डिसोसिएट पाया जाता है लाइक उसमें सेल्फ डिसोसिएशन हो रही होती है। हो क्या रहा होता है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर डिसॉल्व हो रहे होते हैं। अगेन वही हमारे पास आ गया था। KW क्या है? अभी हमने बात की ना KCHOH नेगेटिव H2O रह गया यानी हमने H2O को कांस्टेंट कहा था। अब यहाँ पे हमने फिर देखा कि KC को हमने H2O को KC के साथ रिएक्ट करा दिया और आपके पास बन गया H और OH रह गया जिसे हमने KW के इक्वल कर दिया। अब KW क्या था? ये आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का। इसे एक्सपेरिमेंटली फॉर्म किया जाता है लाइक इसमें हम देखें तो वैल्यू पुट की जाती हैं 1:10⁻14 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 मोल टू DM-6। तो प्योर अगर हम वाटर को देखें न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन का तो वो 10⁻7 होता है। इसके बाद जी पीएच स्केल की हम देखें तो वो कन्वीनियंट लाइक उसमें देखें तो एक्सप्रेसिंग वे पाए जाते हैं, उसमें वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पाई जाती है। पीएच है क्या? पीएच किसी भी सॉल्यूशन का नेगेटिव लॉगरिथम के अकॉर्डिंग होता है। उसमें देखा जाता है कि बेस आया 10th के अकॉर्डिंग है कि नहीं, उसका 10th ऑफ हाइड्रोजन आयन है कि नहीं, लाइक उसकी कंसंट्रेशन उसकी इक्वल है या नहीं। प्रॉपर वर्डिंग देखेंगे तो हम देखेंगे कि द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज अ नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 of the hydrogen ion or hydronium ion concentration। मैथमेटिकली पीएच कैसे लिखा जाता है? log 10 और ब्रैकेट के अंदर H पॉजिटिव। अब जो कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट था ना पीएच का, सबसे पहले 1909 में डैनिश केमिस्ट ने किया था सोरेनसन 1868 to 1939। इसने बताया था, इसने डिफाइन किया था पीएच को और फर्दर पीओएच को किया था। इसमें लॉग वैल्यू प्रोवाइड की गई थी। पीएच की लॉग की वैल्यू क्या थी? 10 थी ना। यहाँ पे लॉग की वैल्यू को ख़त्म कर दिया गया था और ओएच नेगेटिव कर दिया गया था। जो पीएच होती है न्यूट्रल सॉल्यूशन की वो याद रखिए हमेशा 7 होती है।
पीएच जो एसिड की होती है वो लेस देन 7 होती है और बेस की हायर देन 7 होती है। न्यूट्रल होगा तो 7 होगा और अगर हम देखें तो अगर लेस देन है तो मतलब है वो एसिड है, अगर हायर देन 7 है तो इसका मतलब है कि वो बेस है। होप सो आपको ये डिफरेंस समझ आ चुका होगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई थी कि व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.016 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसमें सॉल्यूशन देना था NaOH का। NaOH क्या है? वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो 100% डिसोसिएट करती है, OH नेगेटिव आयन को रिलीज करती है। तो हमने कहा कि OH नेगेटिव इक्वल टू NaOH। तो वैल्यू पुट की, हमने कहा कि POH का हमने यहाँ फार्मूला लगाया, लॉग किया OH। अब लॉग वैल्यू हमने ऐड की तो हमारे पास कैलकुलेटर पे आ गई 1.8। तो हमने पीएच प्लस POH किया तो ये 14 हो गई। पीएच जो है वो 14 माइनस POH है, यानी 14 की हम देखें तो ये 1.8 से हमने माइनस किया तो आपके पास करेक्ट आंसर 12.2 आया। अब आप कह रहे होगे कि ये 14 बनी कैसे? ये 14 हमें प्रोवाइड की गई थी पीएच प्लस POH के अंदर, यानी कि इसमें हम देखें तो ये आपके पास 14 क्रिएट हो गई थी। इसके बाद ही हम देखते हैं ये उम्मीद है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। मेजरमेंट की अगर हम देखें पीएच की तो वो आपके पास आती है, इसमें अगर हम देखें तो वो दो जनरल मेथड्स के थ्रू आ रही होती है, इंडिकेटर के और पीएच मीटर के। अब इंडिकेटर है क्या? इंडिकेटर बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है जो कि कलर चेंज करता है पीएच पर। लाइक हम इसमें देखते हैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पीएच की सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कितनी होगी, जितना चेंज करेगा उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। नंबर ऑफ इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसमें स्पेशल इंडिकेटर होता है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है। इसमें मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर का जिसमें सेवरल कलर्स चेंज हो रहे होते हैं, उसकी हर रेंज होती है पीएच की। आपने लिटमस पेपर किया होगा तो आपको पता होगा पीएच की वैल्यू वहाँ पे कैसे शो होती है। पीएच मीटर जो है ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो के अंदर देखा जाए तो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स पाए जाते हैं जो मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कि लाइक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन के दरमियान होता है जो टेस्ट करना है, और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको पता है जिसके नॉन पीएच हैं आपके पास। फिर एक कॉमन इंडिकेटर, इससे हम एंड पॉइंट बात करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन की। ये डिटरमिन करता है पीएच सॉल्यूशंस को। इसमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं। ब्रॉडली अगर हम कहें तो इंडिकेटर जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो चेंज करता है कलर्स को विद चेंज इन पीएच। एसिड बेस इंडिकेटर जो होते हैं वो वीक एसिड की बात करते हैं जिनके अंदर कलर जो होता है वो डिफरेंट होता है, जो कि उसके कॉन्जुगेट बेस से होता है, लाइक कॉन्जुगेट बेस से डिफरेंट होता है। अब ऑरेंज जो येलो है इसकी पीएच रेंज क्या होगी? इंडिकेटर होगा मिथाइल ऑरेंज कलर का, आपका वो चेंज हो जाएगा। तो 3.1 टू 4.4 हो जाती है। लाइक मैंने अभी लिटमस पेपर की बात की, उसे हम कहते हैं पेपर स्ट्रिप है, ठीक है। पेपर स्ट्रिप जो होती है ना, लाइक इसमें होता क्या है कि इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को यूज किया जा रहा होता है, इसे हम कहते हैं कि पीएच पेपर है। स्ट्रिप को हम डिप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अब जो पेपर जिस पे कलर शो हो रहा होता है ना, उसे हम देखते हैं कि वो पीएच की वैल्यू उसे बाहर निकाल के हम थोड़ा उसे हवा देते हैं, देन हम देखते हैं कि कलर किस कलर का हो गया, तो हम उसे जज कर लेते हैं कि इसकी पीएच है क्या। न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिडिक सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है बेसिक सॉल्यूशन के अंदर और इसकी प्रोपोर्शन हम राइट रख रहे होते हैं तो प्रॉपर्टीज जो होती हैं दोनों की खत्म हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम कलरफुल ऐड कर रहे हैं ना, तो होगा क्या कि वो वाइट हो जाएगा क्योंकि एसिड और बेस ने रिएक्ट किया, ठीक एग्जैक्ट पोजीशन थी, तो उसने अपना कलर खत्म कर दिया, तो हम कहते हैं इसने न्यूट्रलाइज कर दिया। The reaction between an acid and base that forms salt and water is called neutralization. एक डेफिनेशन आपको प्रॉपर दे दी गई। बफर एंड बफर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो चेंज करते हैं ना पीएच को, जिसके अंदर एसिड और बेस को ऐड किया जाता है, लाइक प्योर वाटर हो गया, जब हम लाइक कर रहे होते हैं चेंजेस चेक कर रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पीएच वैल्यू है क्या। अगर वो न्यूट्रल है या एसिडिक है तो उसके बिहाफ पे रीजंस क्या आई थी। देखें अगर पानी साफ है, आपने इसका पीएच लिया, वो न्यूट्रल से एसिडिक तरफ शो हुआ, तो उसका मतलब ये है कि उस पानी के अंदर CO2 पाया जाता है और ये एयर से आया था, लाइक कार्बोनिक एसिड H2CO3 के बिहाफ पे। और ये जो सर्टेन सॉल्यूशंस होते हैं ना, इनमें हम मेंटेन रखते हैं पीएच को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये बफर है
या बफर सोल्यूशन। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो बफर सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विच अंडरगो ओनली अ स्लाइट चेंज ऑफ पीएच व्हेन एसिड और बेस इज एडेड टू इट। यानी वो सोल्यूशन जिसके अंदर आप जब एसिड या बेस डालो तो वो थोड़ी मिकदार में अपना कलर चेंज करे। द पीएच ब्लड टू बी क्लोज इज पीएच ऑफ ब्लड क्या है 7.4। सेल्वा का कलर क्या है, सलीवा का कलर क्या है लाइक 6.8। इसमें मुख्तलिफ अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं। बहुत सारी रिएक्शन जो होते हैं उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ये रिएक्शन जो होता है इसे हम कहते हैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। अगर लॉस हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का तो उसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो एटम के अंदर तो वो रिडक्शन है। जो सब्सटेंस अंडरगो करता है ना लाइक हम देखें तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस पे वर्क कर रहा है जो सब्सटेंस है हम कहते हैं कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो सब्सटेंस रिडक्शन के प्रोसेस पे जा रहा होता है तो उसे हम कहते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अगर हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज एन अपेरेंट चार्ज दैट इज असाइंड टू इट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल। अगर हम देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, बेसिकली इसमें हम देखें तो ये एटम का चार्ज पार्टिकल होता है जो कि बेस कुछ सर्टेन रूल्स की बिहाफ पे होता है। वो रूल्स क्या है, कंपाउंड्स के लिए अगर करेंगे तो ऑक्सीडेशन ऑफ एटम अगर हम देख रहे हैं तो कंपाउंड के अकॉर्डिंग वो चेंज तो कर चार्ज तो करेगा एटम को। अब वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट करेगा, असाइन करेगा और फिर उसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को चार्ज कर देगा। उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आ चुका होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं बायो की तरफ। 29 लेक्चर नंबर 29 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लाइफ एटम टू बायोस्फीयर। लाइफ है क्या? हर वो चीज़ जो जिंदा है हम कहते हैं कि वो लाइफ है। यानी कि हर वो चीज़ जो एक्वायर करती है एनर्जी इन्वायरमेंट से, तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्लांट हो गया वो एक्वायर करता है एनर्जी सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स लाइक जो ईट कर रहे थे प्लांट को, ये सारे लाइफ की तरफ हैं। ये लाइफ एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप रिप्रोड्यूस करते हो, लाइक ये खुद को कैपेबल होता है कि रिप्रोड्यूस करता है इटसेल्फ को। एनिमल्स जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को, लाइक लॉयंस प्रोड्यूस कब्स। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस सीड टू गिव राइज टू न्यू प्लांट, लाइक इसमें हम डिवीजन कर रहे होते हैं। म्यूटेशन भी हो रही होती है, चेंजिंग इटसेल्फ करना भी होता है इसी में शामिल। हर ऑर्गेनिज्म के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो म्यूटेट कर सकता है हेरिडिटी मटेरियल के अकॉर्डिंग। डीएनए जो होता है वो खुद को चेंज करता है डिवीजन बिहाफ पे, वो चेंज करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। अभी हमने देखा कि लाइफ है क्या, यानी हर वो चीज़ जो जिंदा है, जो रिपीट हो रही है, जो एनर्जी ले रही है, जो रिप्रोड्यूस कर सकती है, उसे हम कहते हैं कि ये लाइफ है। बायो के अंदर देखें तो स्टडी ऑफ लाइफ है क्या? बायोलॉजी, बायो लाइफ, लोगोस स्टडी, रीजनिंग। तो इस तरह पता ये चला कि बायो जो है वो बेसिकली स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है। इसमें आप लिविंग पार्ट को, दुनिया के लिविंग पार्ट्स को एक्सप्लोर करते हो, आप स्टडी करते हो एनिमल्स की, प्लांट की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। बायोलॉजी के अंदर देखा जाए तो उसकी सब डिवीजन पाई जाती हैं। इसमें एनाटमी आ गया, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी आप करते हैं, या ये फिजियोलॉजी है। स्टडी ऑफ फंक्शन हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, और मुख्तलिफ बहुत सारी ब्रांचेस इसमें आ जाती हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ देखा जाए, एटम, मालिक्यूल, मालिक्यूल्स के अंदर देखा जाए तो माइक्रो और मैक्रो आ जाते हैं। सेल्स हो गए, टिश्यू हो गए, ऑर्गन हो गए, ऑर्गन सिस्टम हो गए, ऑर्गेनिजम्स हो गए, कम्युनिटीज हो गई, इकोसिस्टम हो गया, बायोस्फीयर हो गया। अब बायोस्फीयर के आपके पास है जी बायोस्फीयर की डायग्राम। फिर है इकोसिस्टम, कम्युनिटी, population, organism, organ system, organs, tissue, cells, molecules, atom, यानी कि वही चीजें आपको आपकी शेप के साथ बता दी गई। एटम, एटम है क्या? ग्रीक का वर्ड है एटम। और से मतलब है नॉट, टर्म से मतलब है टू कट। ये स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है जी एलिमेंट्स का, जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उस एलिमेंट की।
इस अगर नेचर की बात की जाए तो 92 काइंड ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है जी, जिनमें 16 के अंदर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि बायो एलिमेंट्स हो गए। बायो एलिमेंट्स के अंदर हम देखें तो ऑक्सीजन आ गई, कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, कैल्शियम, फास्फोरस पाया गया। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके देखें तो लिविंग मास बनता है 99%, यानी 99% ऑफ लिविंग मास जो बन रहा होता है ना, वो फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन की वजह से बनता है। अब इसमें हम देखें तो और भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि 10 मजीद एलिमेंट्स हैं जो कि 1% कंट्रीब्यूट करें लिविंग मास के अंदर, जो कि पोटाशियम हो गया, सल्फर हो गया, क्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, आयोडीन। एटम एटम अगर हम देखें तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखें हर लिविंग थिंग जो है वो कंसिस्ट करती है एटम को। एटम जो है उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो चार्ज किए जाते हैं, और वो कभी कभार ऐसे होता है वो चार्ज भी होते हैं, नॉट चार्ज भी होते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। याद रखें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ये लाइक ये क्या करते हैं, ये सराउंड करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड इट ऑर्बिट्स। एटम्स जो होते हैं वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते, उन्हें मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। मॉलिक्यूल्स क्या हैं? एटम जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, तो वो प्रोसेस जो मिलने का होता है उसे कहते हैं बॉन्डिंग। तो इसमें देखें तो कंस्ट्रक्ट किया जाता है मॉलिक्यूल्स को। ये बॉन्ड बॉन्ड दो तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर एक एटम जो होता है वो एक या से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लाइक वो क्या करता है कि दे देते हैं अपना एटम, या यूँ कह लें कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। वो अपना पूरी क्वालिटीज़, अपनी प्रॉपर्टीज़ एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा होता है या दूसरे एटम्स को दे रहा होता है। सो हम कहते हैं कि वो डोनर है, और जो रिसीव कर रहा होता है उसे हम कहते हैं कि रेसिपिएंट है। अब जो डोनर एटम है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और रेसिपिएंट जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग के अंदर अगर हम देखें तो जो एटम होता है वो शेयर करता है अपना लाइक अपने इलेक्ट्रॉन्स को और अदर रिवॉल्विंग ऑर्बिट्स ऑफ एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अब इसमें एटम क्या कर रहा है, वो शेयर कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग जो होगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उनके साइज की अगर हम बात करें तो कैटेगराइज किया जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जैसे प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, और लिपिड्स आ जाते हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें तो एनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर्स होते हैं, यानी वो एक ही सेल को ले रहे होते हैं। कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर्स होते हैं जो डिफरेंट सेल को ले रहे होते हैं। देखिए आयनिक बॉन्ड में क्या कर रहा है, वो अब अपने आसपास घूमने वाले को ना अपना दे रहा है चार्ज पार्टिकल। अब उस बेचारे के पास कुछ भी नहीं रहा, खुद खुद तो वो खत्म हो गया, लेकिन उसने बॉन्ड बना दिया एक नए इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो अक्लमंद होता है। वो क्या करता है, वो जब देता है तो वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है ताकि वो दोनों चार्ज रहें। ऑर्गेनेल्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनेल्स को क्रिएट करते हैं। ये बेसिकली सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल क्रिएट करते हैं। सेल क्या है, वो यूनिट ऑफ लाइफ है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, लाइसोसोम्स आ गए, गोल्गी बॉडीज आ गई, न्यूक्लियस आ गया। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक सेल है जिसके अंदर जिसे हम कहते हैं कि पावर हाउस है सेल का। इसमें अगर देखा जाए तो साइटोप्लाज्म पाया जाता है सेल का। एनर्जी ऑफ सेल्स को यहाँ पे रिलीज किया जाता है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं ये पावर हाउस है। ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है वो हर एलिमेंट सेल्स के अंदर पाया जाता है। देखिए ये न्यूक्लियस है आपके पास, लाइक ऑर्गेनेलीज के अंदर न्यूक्लियस है। इसमें सबसे पहले आपके पास हम देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, ये आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो फ्लड से घूम रहा है। क्रोमेटिन मटेरियल पाया जा रहा है, ये जो थ्रेड्स हैं। और न्यूक्लियर पोर्स हैं। न्यूक्लियर पोर्स हमारे पास यहाँ पे ना मिल जाती हैं आपको। फिर है जी सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं सेल्स को। सेल्स क्या हैं, वो बेसिक यूनिट है लाइफ के। सेल्स जो है स्पेशलाइज होते हैं अपने स्ट्रक्चर और फंक्शंस के अकॉर्डिंग। मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर एमोबिया हो गया, लाइक उसमें हम देखें तो एक ही सेल पाया जाता है। सेल्स जो होते हैं वो कैटेगराइज करते हैं अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, लाइक वो प्रोकैरियोटिक सेल हैं या यूकैरियोटिक सेल हैं।
प्रोकैरियोटिक के अंदर देखें तो प्रो का मतलब ओल्ड, कैरियोटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू द न्यूक्लियस सेल। ये वो सेल होते हैं जो कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते। हम देखें तो ये न्यूक्लियर मटेरियल के हिस्सा नहीं होते, इन्हें कवर नहीं किया जाता मेम्ब्रेन से। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये बेसिकली ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियर मटेरियल के साथ कवर्ड किए जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर रहते हुए, तो हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्हें कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि सेल जो होते हैं ना वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के तौर पे सामने आते हैं, जैसे प्रोकैरियोट हो गया, प्रोटिस्ट हो गया। इनके अंदर वैरायटी ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, सिंगल और मल्टी सेल्स होते हैं। देखें फिर है स्टेम सेल। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, इनमें जीन्स के अंदर हम देखें तो ये स्विच करते हैं। इसमें इनमें पोटेंशियल होती है कि हर बॉडी सेल्स के अंदर ये पाए जा रहे होते हैं। ये सेल्स जो होते हैं ना ये अडल्ट ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो के अंदर पाए जा रहे होते हैं। इसमें हम देखें तो ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि ये ऑर्गन को क्रिएट करने का काम करते हैं। अगर ये देखें तो स्टेम सेल्स अगर डैमेज हो जाए ना तो डिजीज क्रिएट कर देते हैं। टिश्यूज टिश्यूज जो होते हैं सेल के सिमिलर काइंड है, ग्रुप है, जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे कि सेल कर रहे होते हैं। टिश्यू जो होता है वो कॉमन फंक्शन दे रहा होता है, स्पेशलाइज किया जाता है। अब देखें यहाँ पे बताया गया था कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ना वो स्किन क्रिएट करते हैं, यानी कि आपका ये जो स्किन के ऊपर मास्क है, ये अनियन एपिडर्मिस है, ये अनियन का टिश्यू है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू ग्रुप जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। मुख्तलिफ टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गन के अंदर डिफरेंट वर्क काम कर रहे होते हैं। हम देखें तो वो कलेक्टिव फंक्शंस पर कभी कभार ऐसा होता है, कलेक्टिव फंक्शंस क्रिएट करते हैं ऑर्गन का। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो जो मसल्स हैं, मसल्स टिश्यू हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। अब हो क्या रहा होता है ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी सेल्स उनका वो सिक्रीट कर रहे होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस को, ताकि डाइजेस्ट कर सके फूड को। कलेक्टिव एक्शन का क्या हुआ, ये सिक्रीट करते हैं जी, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस एंड इट्स मिक्सिंग। ये सिंपल टू कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, और इस तरह के बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ऑरल कैविटी हो गया, उसमें एसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन आ गया, पैंक्रियाज आ गया, लिवर आ गया और रेक्टम आ गया। इसी तरह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात की जाए तो उसमें हार्ट, वेसल और ब्लड आता है। ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम जो ज्वाइन करते हैं वो क्या करते हैं, जब वो मिल जाते हैं तो कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म यानी कि इसमें ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है। ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, वो कंट्रोल करता है सारे ऑर्गन्स को, ऑर्गन सिस्टम को। अगर एक आदमी भाग रहा है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं मूवमेंट के अकॉर्डिंग, नर्वस सिस्टम जो है वो इन फंक्शंस को कोऑर्डिनेट कर रहा है। पॉपुलेशन अब जी अगर हम देखें ना कि हर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें स्पेसिफिक वो एक एरिया के अंदर रहता है पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम कहते हैं कि वो पॉपुलेशन है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया इन एट अ पर्टिकुलर टाइम इसका पॉपुलेशन। इसमें हम फॉरेस्ट के अंदर हर डियर कह सकते हैं। बायोलॉजिस्ट जो थे ना उन्होंने पॉपुलेशन को स्टडी किया था एक्सप्लोर करते हुए। अब वो एक्सप्लोर क्या करते हैं, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, इंट्रैक्शन बिटवीन मेल मेल और फीमेल टू फीमेल और एल्स। अब देखिए डक्स की बात की जा रही है, ये सारी डक्स यहाँ पे रह रही हैं, तो ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग था। कम्युनिटी और इकोसिस्टम मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो होता है वो हमने जैसे बात की कि वो रहते हैं एक ही एरिया के अंदर पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जैसे कि फॉरेस्ट प्लांट हो गए, एनिमल हो गया, एल्गी हो गए, फंजाई की बात करें तो ये सारे एक साथ रहते हैं। जो चीज़ें एक साथ रह रही होती है उसे हम कहते हैं कम्युनिटी है। पॉपुलेशन जो होती है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है, इकोसिस्टम क्रिएट करती है। फिर है बायोस्फीयर। इसमें अगर हम देखें तो ये एक दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करने के लिए पूरी दुनिया को इसने कवर कर रखा है, इसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। ये जोन होता है बेसिकली जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ।
बायोस्फीयर के अंदर इकोसिस्टम आता है, लाइक फॉरेस्ट आ गए, लेक्स आ गए, ओशंस आ गए, वैलीज आ गए। यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी गई थी जो पेपर में नहीं आती। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे पता कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।